नमस्कार, मैं योगेंद्र कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और अगर यह आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करें। चलिए विषय पर चलते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने ज्योतिष के प्रारंभिक ज्ञान के ऊपर अलग अलग एपिसोड में जानकारी प्राप्त की और कुंडली को पढ़ना सीखा, लेकिन आज का यह एपिसोड आप सभी के लिए एक रिवीजन के तौर पर और जिन व्यक्तियों के पास समय का अभाव है और वह ज्योतिष में रुचि रखते हैं या वह जातक जो अपनी कुंडली को स्वयं से जानना चाहते हैं, आज का एपिसोड उन सभी व्यक्तियों के लिए है। इस एपिसोड में अभी तक हमने जो ज्योतिष पर जानकारी प्राप्त की है वह इसमें एक साथ एक ही एपिसोड में पूरी करने की कोशिश की गई है, जिससे आप कम समय में ज्योतिष को सीखकर अपनी व अपने परिवार, मित्र आदि की कुंडली का विवेचन कर लाभ प्राप्त कर सकें और अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सकें। दोस्तों, यह एपिसोड एक तरह से ज्योतिष के प्रारंभिक ज्ञान का क्रैश कोर्स है। आप इसको ध्यान से देखिएगा और पूरा सुनने की कोशिश कीजिएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस एपिसोड को आखिर तक देखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरा यह विश्वास है कि आप इस एपिसोड से अवश्य ही कुंडली को पढ़ना सीख जाएंगे। चलिए अब इस एपिसोड को शुरू करते हैं। दोस्तों, ज्योतिष का आधार ब्रह्मांड में उपस्थित नक्षत्र, राशि व ग्रह हैं। सारी ज्योतिष इसी पर निर्भर है। हमारे ब्रह्मांड में 27 प्रकार के नक्षत्र होते हैं। सबसे पहले हम नक्षत्र के बारे में जानते हैं और आप यहाँ अपने सामने चार्ट में देखते रहिएगा। चार्ट जो लगा हुआ है उसमें हमारे 27 जो नक्षत्र हैं वह इस प्रकार हैं। पहला अश्वनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती, और एक 28वां जो नक्षत्र है वह है अभिजीत। लेकिन अभिजीत को मुहूर्त के अलावा कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। साथ ही यहाँ पर इन नक्षत्रों के स्वामियों के बारे में भी बताया गया है। जैसे अश्वनी, मघा और मूल के स्वामी जो ग्रह हैं वह केतु हैं। भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा के स्वामी शुक्र देव हैं और कृत्तिका, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा के जो स्वामी है वह सूर्य देव हैं। रोहिणी, हस्त, श्रवण के स्वामी चंद्रदेव हैं। मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा के स्वामी मंगलदेव हैं। आद्रा, स्वाति, शतभिषा राहु देव। पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद के स्वामी गुरुदेव हैं। पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद के स्वामी शनिदेव हैं। अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती के स्वामी बुधदेव हैं। दोस्तों, अब आगे चलते हैं। दोस्तों, हमारा जो आकाश वृत्त है वह पूरा 360 अंशों का होता है, यानी कि 360 डिग्री का होता है। और इस 360 डिग्री के ब्रह्मांड आकाश वृत्त या ब्रह्मांड के अंदर 27 नक्षत्र होते हैं। यानी कि इस प्रकार अगर 27 नक्षत्रों को हम 360 डिग्री के ऊपर भाग करें तो एक नक्षत्र की माप 13 अंश 20 मिनट की आती है और एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। जब इसको और आगे एक सूक्ष्मता से डिवाइड करोगे तो प्रत्येक चरण 3 मिनट 20 अंश यानी कि 3 डिग्री 20 मिनट का एक चरण की माप होगी। दोस्तों, इस भचक्र में इन नक्षत्रों के समूह को इनकी आकृति के अनुसार अलग अलग 12 भाव में विभाजित किया गया है, जो हमारी राशियां कहलाती हैं। हमारी 12 राशियां हैं और इनकी माप ब्रह्मांड को अगर आप 360 अंश को 12 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक राशि की माप अंशों में 30 अंश की होती है। और हमारी जो राशियां हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। जैसे 1 नंबर मेष, 2 नंबर वृष, 3 नंबर मिथुन, 4 नंबर कर्क, 5 नंबर सिंह, 6 नंबर कन्या, 7 नंबर तुला, 8 नंबर वृश्चिक, 9 नंबर धनु, 9 नंबर धनु, 10 नंबर मकर, 11 नंबर कुंभ, 12 नंबर मीन। और अब अगर हम इनके स्वामियों के बारे में भी बात करते हैं तो मेष राशि के जो स्वामी हैं वह मंगलदेव हैं। वृष राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं। मिथुन राशि के स्वामी बुधदेव। कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव हैं। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव।
कन्या राशि के स्वामी बुधदेव और तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगलदेव, धनु राशि के स्वामी गुरुदेव, मकर राशि और कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं, मीन राशि के स्वामी गुरुदेव हैं। दोस्तों, हमारे भचर्क में या कहीं हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह भी उपस्थित हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। हमारे यह 9 ग्रह हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु केतु। यहाँ पर आपको यह जानना अति आवश्यक है कि राहु केतु कोई ग्रह नहीं है, अपितु यह कोणात्मक बिंदु हैं और इन्हें किसी भी राशि का प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। यानी जब हम 360 डिग्री के ब्रह्मांड को 12 राशियों से विभाजित करते हैं तो एक राशि की माप 30 अंश प्राप्त होती है। यह तो हुई नक्षत्र, राशि, ग्रह पर जानकारी। अब हम जीवन चक्र या कुंडली पर जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, हमारे ऋषियों ने, साथ ही साथ आप चार्ट अवश्य देखते रहिएगा, वहाँ से और आपको क्लियर होगा। चलिए दोस्तों, हमारे ऋषियों ने हमें राशि ग्रह के माध्यम से भविष्य जानने के लिए एक खाका, जिसे हम जीवन चक्र के नाम से या कुंडली के नाम से जानते हैं, वह दिया। और इसके अंदर इस कुंडली में 12 भाव या घर होते हैं। भाव को समझाने के लिए यहाँ पर अंकों का सहारा लिया गया है। आप जो ये गिनती लिखी है इसे 1 से 12 तक भाव मानिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ इस कुंडली में अलग अलग भावों को अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे जहाँ पर भी इस कुंडली में 1, 4, 7, 10 लिखा है वह केंद्र भाव कहलाता है। 1, 5, 9 त्रिकोण भाव, 3, 6, 11 त्रिसडाई भाव, 6, 8, 12 त्रिक भाव हैं। दूसरे और 7वें भाव को मारक भाव भी कहते हैं। इससे आगे आप देखिए, कुंडली के इन 12 भावों में प्रत्येक भाव का अलग अलग फल होता है। जैसे जो हमारा केंद्र स्थान है वह हमेशा शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। उसके बाद जो हमारा त्रिकोण है यानी कि 1, 5, 9 है वह सदा शुभ फल देते हैं और 6, 8, 12 भाव हमें हमेशा अशुभ फल प्रदान करते हैं। साथ ही आप यहाँ पर देखिए, जो कुंडली के अंदर ये 12 भाव बने हुए हैं, ये 12 भाव व्यक्ति के जीवन से लेकर मृत्यु तक के बारे में पूरी गणना करते हैं और उसके पूरे जीवन चरित्र को स्पष्ट करते हैं। कैसे, आप यह देखिए, कुंडली का हर भाव जातक के बारे में कुछ ना कुछ बताता है। जैसे पहला भाव जातक का शारीरिक व्यक्तित्व की बात करते हैं, यानी कि सेल्फ के लिए बात करता है। दूसरा भाव जहाँ 2 नंबर लिखा है यह धन, कुटुंब, वाणी का भाव है। तीसरा भाव पराक्रम, छोटे भाई बहन और छोटी यात्रा का भाव है। चौथा भाव माता, सुख, संपत्ति, वाहन और घर के बारे में बताता है। 5वां भाव पूर्व जन्म, लॉटरी, सट्टा, संतान और प्रेमिका के बारे में विषय में कहता है। 6वां भाव रोग, ऋण, दुर्घटना, मुकदमा के बारे में बताता है। 7वां भाव पति पत्नी, पार्टनरशिप और डेली बेसिस के बारे में बताता है। 8वां भाव आयु, पैतृक संपत्ति, छुपी हुई चीज़ें, माइंस और रिसर्च के बारे में बात करता है। 9वां भाव जातक के भाग्य, धर्म और पिता के विषय में बताता है। 10वां भाव जातक का क्रम, प्रोफेशन, आजीविका के बारे में बात करता है। 11वां भाव लाभ, बड़े भाई बहन और इच्छा पूर्ति का भाव है। 12वां भाव व्यय, हॉस्पिटल, जेल, विदेश यात्रा और मोक्ष का भाव है। इस प्रकार हमने 12 भावों के अनुसार हम क्या क्या चीज़ों को जातक की बता सकते हैं पर जानकारी ली। अब आगे चलते हैं। दोस्तों, जिस तरह से कुंडली के 12 भाव हैं उसी प्रकार 12 राशियां हैं जो जातक के जन्म लगन के हिसाब से प्रत्येक कुंडली में अलग अलग हो सकती है। अब ये जो कुंडली है और इसमें जो नंबर है वह आप राशि के हिसाब से समझिएगा, क्योंकि नंबर और राशि ये आप जान चुके हैं कि जहाँ 1 नंबर लिखा होता है वह मेष राशि होती है। इसी प्रकार क्रम से आगे चलती है। जैसे लगन पहला भाव यहाँ से शुरू करते हैं और क्रम से आगे चलते हैं तो 1 नंबर मेष से शुरू करते हैं। अब आप देखो, यह अलग अलग भाव में 12 राशियाँ लिखी हैं।
इन राशियों के स्वामी ग्रह कौन कौन से हैं इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, पहला भाव और 8वां भाव यानी कि जहाँ पर 1 नंबर और 8 नंबर राशि है, इन राशियों को हम 1 नंबर से मेष राशि और 8 नंबर से वृश्चिक राशि, इन दोनों ही राशि के स्वामी मंगल देव हैं। इससे आगे जो 2 नंबर और 7 नंबर है यानी कि वृष और तुला राशि, इनके स्वामी शुक्रदेव हैं। इससे आगे 3 और 6 नंबर यानी कि 3 नंबर मिथुन, 6 नंबर कन्या राशि, इसके स्वामी बुधदेव हैं। 4 नंबर कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव। उसके बाद 5 नंबर सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्यदेव। और उसके आगे 9 नंबर और 12 नंबर यानी कि 9 नंबर धनु राशि के लिए और 12 नंबर मीन राशि के लिए। 9 और 12 धनु और मीन राशि के स्वामी हैं गुरुदेव। इससे आगे 10 और 11 नंबर है यानी कि मकर और कुंभ राशि, और इसके स्वामी हैं शनिदेव। राहु केतु को यहाँ यह जानना आपके लिए आवश्यक है कि राहु केतु को किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। यह जिस राशि में होंगे वैसे ही इनका प्रभाव होगा। अब आप देखो, यह अलग अलग भाव में 12 राशियां हैं। इन राशियों के स्वामी ग्रह कौन है जानते हैं। दोस्तों, 1 नंबर और 8 नंबर राशि यानी कि मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं मंगल देव। 2 और 7 नंबर यानी कि वृष और तुला राशि के स्वामी हैं शुक्रदेव। 3 और 6 नंबर यानी कि मिथुन और कन्या राशि के स्वामी हैं बुधदेव। कर्क राशि के स्वामी यहाँ पर हैं चंद्रदेव। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव। 9 और 12 यानी कि 9 नंबर धनु और 12 नंबर मीन राशि के स्वामी हैं गुरुदेव। 10 और 11 यानी कि मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं शनिदेव। दोस्तों, राहु केतु को किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। यह जिस राशि में होंगे वैसा ही इनका प्रभाव होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, आप चार्ट पर देखते रहिए। अब हम ग्रह के बारे में जानते हैं कि ग्रह के गुण धर्म क्या होते हैं, कैसे हैं, ग्रह की उच्च और नीच राशियां कैसी हैं, उनका संबंध कैसा है। अब उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले ग्रह के बारे में स्पष्ट करते हैं। हमारे 9 ग्रह हैं जिसमें सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव, बुधदेव, गुरुदेव, शुक्रदेव, शनिदेव हैं, राहुदेव और केतुदेव हैं। दोस्तों, सूर्यदेव का जो तत्व है वह अग्नि है। वह अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं और वह आत्मा के कारक हैं और पुरुष वर्ग में आते हैं। चंद्रदेव जल को रिप्रेजेंट करते हैं, मन के कारक हैं और यह स्त्री वर्ग में आते हैं यानी कि फीमेल कैटेगरी के हैं। उसके बाद मंगलदेव, इनका तत्व भी अग्नि है। इनका कार्य यह पराक्रम के कारक हैं और पुरुष वर्ग में इनका स्थान है। बुधदेव पृथ्वी तत्व इनका जो है तत्व है और ये बुद्धि के कारक हैं। इन्हें मेल और फीमेल दोनों के बीच यानी कि नपुंसक वर्ग के अंदर रखा गया है। इससे आगे गुरुदेव का तत्व आकाश है और ये ज्ञान के कारक हैं और पुरुष वर्ग से संबंध है। शुक्रदेव जल तत्व है इनका और वीर्य इनका कारक है, वीर्य के कारक हैं और स्त्री वर्ग से इनका संबंध है। शनिदेव वायु तत्व और विपत्ति के कारक हैं। इन्हें स्त्री और नपुंसक दोनों ही कैटेगरी में हम ले सकते हैं। राहुदेव ये दुख के कारक हैं और स्त्री वर्ग से संबंध है। केतुदेव चर्म रोग के कारक हैं और नपुंसक कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर जो ग्रह हैं वह सभी किसी राशि में उच्च किसी में नीच के होते हैं और कोई इनकी मूल त्रिकोण राशि होती है। सब राशि के बारे में आपको पता चल ही गया है। यहाँ पर यह ध्यान रखें कि किसी भी उच्च राशि के सामने उसकी 7वीं राशि उसकी नीच राशि होती है। अब आप देखिए, सूर्यदेव मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला राशि में ये नीच अवस्था को प्राप्त करते हैं। चंद्रमा वृष राशि में उच्च के हैं, वृश्चिक राशि में नीच के हैं।
मंगल देव मकर राशि में उच्च के हैं और कर्क राशि में नीच के हैं। बुध देव कन्या राशि में उच्च के हैं और मीन राशि में नीच के हैं। गुरुदेव कर्क राशि में उच्च के हैं और मकर राशि में नीच के हैं। शुक्रदेव मीन राशि में उच्च के हैं और कन्या राशि में नीच के हैं। शनिदेव तुला राशि में उच्च के और मेष राशि में नीच के हैं। राहु और केतु के लिए विरोधाभास है। राहु देव मिथुन राशि में उच्च के हैं और धनु राशि में नीच के हैं। कुछ विद्वान इन्हें वृष राशि में उच्च के और वृश्चिक राशि में नीच के मानते हैं। इसी प्रकार केतु देव धनु राशि में उच्च के हैं और मिथुन राशि में नीच के हैं और वृश्चिक राशि और वृष राशि को भी इनका नीच और उच्च का राशि मानी जाती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मूल त्रिकोण राशि, यानी कि सूर्य देव की जो मूल त्रिकोण राशि है वह सिंह है। चंद्रदेव कर्क राशि मूल त्रिकोण है। मंगल देव मेष राशि में। बुध देव कन्या राशि मूल त्रिकोण है। गुरुदेव की धनु राशि जो है मूल त्रिकोण की राशि है। शुक्र की तुला राशि मूल त्रिकोण की राशि है और शनि देव को मकर राशि मूल त्रिकोण की प्राप्त हुई है। अब यहाँ इनसे मतलब क्या है दोस्तों, उच्च राशि में ग्रह जब भी होगा तो वह बलवान होता है। जब भी उस ग्रह की दशा अंतर्दशा जातक के ऊपर चलेगी तो वह प्रगति, सफलता और भाव संबंधी शुभ फलों में बढ़ोतरी करेगा। किसी भी ग्रह की नीच राशि अपनी नीच अवस्था में ग्रह निर्बल होता है, उसमें अशुभता आती है और नीचता आती है। जब भी उस ग्रह की दशा और अंतर्दशा होगी उस वक्त जातक को निराशा, हानि और भाव संबंधित नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे। अब मूल त्रिकोण से हमारा क्या तात्पर्य है, तो मूल त्रिकोण राशि में जब भी कोई ग्रह होगा तो वह ग्रह बल को प्राप्त करेगा, ग्रह बली होगा और उस कंडीशन में शुभ फलों में वृद्धि होगी। साथ ही जब कोई ग्रह स्व राशि में होगा, अपनी राशि में होगा, तो भी ग्रह को बल प्राप्त होगा और वह शुभ फलों में बढ़ोतरी करेगा। सम राशि में जब कोई ग्रह होगा तो वह न्यूट्रल पोजीशन है, वो अच्छा नहीं करेगा तो बुरा भी नहीं करेगा। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब ग्रह किस किस चीज़ के कारक हैं, जैसे सूर्य देव पिता के कारक हैं, चंद्रदेव माता के कारक हैं, मंगल देव छोटे भाई बहन के कारक हैं, बुध देव मामा व बहन के कारक हैं, गुरुदेव बड़ा भाई, पुत्र व पति के कारक हैं, शुक्रदेव पत्नी के कारक हैं, शनिदेव सेवक और नौकर के कारक हैं। इसी प्रकार आगे आप देखिए, जो हमारे ग्रह हैं वह एक निश्चित गति के ऊपर ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं और जो हमारे ऋषियों ने हमें ये कुंडली का माध्यम बतलाया है और जो 12 राशियां बतलाई हैं, तो ग्रह एक राशि या एक भाव को पूरा करने में कितना समय लेता है यह उसकी गति से आप जानिए। जैसे सूर्य देव एक राशि में भ्रमण करने का लगभग समय सूर्य देव को 30 दिन यानी कि एक अंश डेली सूर्य देव चलते हैं और एक भाव को या एक राशि को पार करने में 30 दिन का समय लेते हैं। और इससे अगले जो चंद्रदेव हैं, चंद्रदेव मन के कारक हैं और सबसे तेज गति से चलने वाले ग्रह हैं। यह लगभग 2.25 दिन में एक राशि से दूसरी राशि में पहुंच जाते हैं। इसके बाद मंगल देव लगभग 45 दिन में, बुध देव लगभग 24 दिन में, गुरुदेव सबसे ज़्यादा समय यानी कि लगभग 13 महीने का इनका कार्यकाल है एक राशि में, शुक्रदेव लगभग 25 दिन, शनिदेव सबसे ज़्यादा 2.5 साल यानी कि 30 महीने एक राशि में उपस्थित रहते हैं। और इसी प्रकार राहु और केतु 18 महीने के लिए एक राशि में उपस्थित होते हैं। यानी कि जब भी हम विवेचन करते हैं और गणना करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो हम अहमियत देते हैं वह गुरु, शनि, राहु और केतु को देते हैं, क्योंकि एक राशि में यही ग्रह ऐसे हैं जो लंबे समय तक उपस्थित रहते हैं। चलिए यहाँ तक एक मैटर हुआ। अब आगे हम बढ़ते हैं। ग्रह यानी कि जब भी आप कोई जन्म पत्रिका बनाते हो कंप्यूटर से या बनी हुई देखते हो
जातक का जन्म समय डालने के बाद जो कुंडली बन के सामने आती है, उसके अंदर आपने देखा होगा ग्रह लिखा होता है, ग्रह के सामने कुछ डिग्री लिखी होती है। और ये डिग्रियां क्या हैं वास्तव में, ये डिग्री के अनुसार ग्रह के बल की गणना होती है। यानी कि जब कोई ग्रह किसी भाव के अंदर एक निश्चित डिग्री तक पहुंचता है तो उसके अंदर कितना बल प्राप्त हुआ और वह फल देने के अंदर कितना कामयाब होगा, उसकी गणना की जाती है। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं, जैसे 0 से 6 डिग्री तक अगर ग्रह के अंश हैं तो वह बाल अवस्था में होगा और उसका रिजल्ट फल देने की क्षमता उसमें 25% होगी। अगर ग्रह के अंश 6 से 12 तक है तो वह कुमार अवस्था में होगा और उसके फल देने की क्षमता 50% होगी। 12 से 18 अंश का अगर कोई ग्रह है तो वह युवा अवस्था में होगा और उसकी फल देने की क्षमता 100% होगी। यानी कि इस कंडीशन में वह सबसे अच्छा रिजल्ट जातक को देगा जब भी उसकी दशा और अंतर्दशा चलेगी। इसके बाद 18 से 24 अंश के अंदर अगर ग्रह होता है तो वह वृद्ध अवस्था को प्राप्त कर रहा होता है और उसकी फल देने की क्षमता या ताकत 50% होती है। 24 से 30 डिग्री का जब कोई ग्रह होगा तो वह मृत अवस्था को प्राप्त कर रहा होता है और उसकी फल देने की क्षमता यहाँ पर 25% के करीब होती है। इसी के साथ जब कोई ग्रह शुरुआत की 2 डिग्री और आखिर की 2 डिग्री के बीच में होता है, यानी कि 0 से 2 अंश और 28 से 30 अंश, ऐसी कंडीशन में ग्रह की फल देने की क्षमता बहुत कम होती है या नाम मात्र की होती है। दोस्तों, अब ग्रह के लिए आपने ये सारी चीज़ें देखी। अब ग्रह के दृष्टि संबंध के बारे में जानते हैं कि एक ग्रह अपने सामने वाले घर में दूसरे भाव को देखता है, एक भाव में बैठकर। तो यहाँ पर हमारे 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह के अंदर हमारा सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र, ये ऐसे ग्रह हैं जिनको 7वीं दृष्टि प्राप्त है। और इसके अलावा मंगल, गुरु और शनि, 3 ऐसे ग्रह हैं जिनको 2-2 दृष्टियां और प्राप्त हैं। यानी कि आप यहाँ पर देखिए कि सभी ग्रह अपने से 7वीं राशि को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं और 3 ग्रह को विशेष दृष्टियां प्राप्त है। राहु केतु की दृष्टि भी गुरु समकक्ष मानी जाती है। और जब कोई ग्रह देखने वाला होता है उसे हम दृष्टा के नाम से जानते हैं। जिस भाव को वह देखता है वह दृष्ट होता है। कोई भी ग्रह अपनी दृष्टि से जिस भाव पर या ग्रह पर अपनी दृष्टि डालेगा उसके फलों में, व्यवहार में, शुभ अशुभ फलों में परिवर्तन उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर आप जानिए कि दृष्टियाँ, जैसा कि सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र, इनकी 7वीं दृष्टि, यानी कि जिस भाव में ये ग्रह बैठेंगे वहाँ से अपने 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। मंगल देव जिस भाव में बैठेंगे वहाँ से अपने से 4था भाव, 7वां भाव और 8वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। गुरुदेव जहाँ विराजमान होंगे कुंडली में वहाँ से 5वां भाव, 7वां भाव और 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। शनिदेव जहाँ विराजमान होंगे वहाँ से 3रे भाव, 7वें भाव और 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। चलिए, यह तो हुई दृष्टि के बारे में। अब जानते हैं कि ग्रह अस्त कैसे होते हैं। दोस्तों, कोई भी ग्रह जब भ्रमण करते हुए सूर्य के समीप आ जाता है तो वह अस्त अवस्था में चला जाता है। यानी कि सूर्य के तेज से उसकी किरणें दब जाती हैं। सूर्य के साथ, अब ये होता कैसे आप देखिए, जब भी कोई ग्रह सूर्य के साथ एक राशि पर या सूर्य से एक घर आगे पीछे होता है, या अगर अंशों के अनुसार आप जानो तो चंद्रमा 12 अंश पर सूर्य के नज़दीक आने पर, मंगल 17 अंश पर, बुध 14 अंश पर और गुरुदेव 11 अंश पर, शुक्रदेव 10 अंश पर और शनिदेव 16 अंश पर सूर्य के पास आने पर अस्त हो जाते हैं। केवल राहु और केतु के भी अस्त नहीं होते, क्योंकि यह केवल बिंदु है, यह केवल ग्रहण लगाते हैं, इसके अलावा यह अस्त की स्थिति में नहीं जाते। अब
यहाँ तक होने के बाद हम आगे देखते हैं कि ग्रह का बल क्या होता है। हमारी जो भाव कुंडली है उसके अंदर ग्रहों को दिशा बल प्राप्त है। हर ग्रह की एक पोजीशन है, वह जिस भाव में होता है तो उस भाव में बैठने पर उसे दिशा बल प्राप्त होता है। जैसे पहले भाव में अगर बृहस्पति और बुध देव उपस्थित हो जाएं तो उन्हें दिशा बल प्राप्त होगा। चौथे भाव में शुक्र और चंद्रमा को दिशा बल प्राप्त होगा। सातवें भाव में शनिदेव को बल प्राप्त होगा और 10वें भाव में सूर्य और मंगल देव अगर उपस्थित होते हैं तो उन्हें दिशा बल प्राप्त होगा। यानी कि इन भावों में अगर जन्म कुंडली में ग्रह बैठे तो उसे अतिरिक्त बल मिलता है, जिससे हम दिशा बल कहते हैं। ऐसा ग्रह बलवान होकर जातक के भाव संबंधित फलों में बढ़ोतरी करता है। यह बढ़ोतरी शुभ होगी या अशुभ, यह जन्म पत्रिका के योग कारक या मारक ग्रहों के अनुसार निश्चित होगा। अब इससे जो अगला स्टेप है जन्म पत्री विवेचन के लिए या पूरे ज्योतिष को आप सीखने के लिए, अब हमारी कोशिश ये है कि एक ही एपिसोड में हम पूरे के पूरे ज्योतिष सीखने के प्रकरण को इसी के अंदर समाहित कर लें। तो उसी कड़ी में आगे अब हमें ग्रहों की मित्रता और शत्रुता के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर जो ग्रह हैं 9 ग्रह, उनके 2 ग्रुप हैं। एक को आप देव ग्रुप मान सकते हो, एक को दानव ग्रुप मान सकते हो, या ए समूह कह सकते हो या बी समूह कह सकते हो। अब एक जो पहला समूह है उसके अंदर सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव और गुरुदेव जो शुभ ग्रह हैं उनका एक समूह है, और ये चारों ग्रह आपस में मित्र हैं। इनके सामने जो समूह है उसमें शुक्रदेव, शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव, ये 4 ग्रह आपस में मित्र हैं। लेकिन इस एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ आपस में शत्रुवत व्यवहार है। यानी कि सूर्य के शुक्र, शनि, राहु, केतु के साथ शत्रुता है, और दूसरे ग्रुप में शुक्रदेव की सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु के साथ शत्रुता है। अब यहाँ पर केवल आप ध्यान दें, चार्ट में भी देखें, केवल एक बुधदेव ऐसे ग्रह हैं जो दोनों ग्रुप के साथ में मित्रवत व्यवहार करते हैं। केवल चंद्रमा और मंगल उनके नैसर्गिक शत्रु हैं। ये आप जान ही चुके हैं दोनों ग्रुप के बारे में। अब बुध देव अपनी प्रवृत्ति के अनुसार जिस भी ग्रह के साथ होगा वैसा ही व्यवहार करने लगेगा, और ये यहाँ मंगल व चंद्रमा बुध के नैसर्गिक शत्रु हैं, और ए ग्रुप और बी ग्रुप में आपस में शत्रुता है। यहाँ तक आप जान चुके हो। अब जो ज्योतिष सीखने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला जो टॉपिक है वह है, मतलब इस टॉपिक को आपको अच्छे से कंठस्थ होना चाहिए, जो आप पत्री में देखते ही और इसको बता पाएँ और समझ पाएँ तो यह आपके विवेचन में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाएगा। इसलिए इस वाले स्टेप को बहुत अच्छे से देखना और याद करना। दोस्तों, सभी 12 लग्नों में प्रत्येक लगन के योग कारक ग्रह, मारक ग्रह व सम ग्रह के बारे में कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, कैसे देखते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, जो हमारी भाव कुंडली होती है उसमें जब ग्रह भाव है, 2 अच्छे भावों का स्वामी शुभ यानी कि योग कारक होगा। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी योग को शुभ परिणाम देने वाले योग कारक होंगे। 6, 8, 12 भाव का स्वामी अशुभ होगा। 3, 6, 11 भाव का स्वामी अशुभ होगा। 2 और 7 भाव लगन के शत्रु हैं तो मारक कहलाएंगे। यहाँ पर यह ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हमारे 12 लग्नों के अंदर लगन के 8 भाव जो है, लगन से दूसरा भाव शत्रु ग्रह के होते हैं, राशि होती है। लेकिन चार लगन यानी कि मिथुन, कन्या और धनु और मीन लगन ऐसे हैं जहां पर मारक भाव भी मित्र होता है। अब आप इसको समझने के लिए, अभी तक तो ये हमने जाना कि कैसे कैसे भाव शुभ और अशुभ है। अब कुंडली वाइज हम इसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम मेष लगन से शुरू करते हैं। मेष लगन के अंदर आप देखिए, लग्नेश
यहाँ पर पहले ही खाने में 1 नंबर राशि लिखी है, यानी कि मेष 1 नंबर का मतलब हुआ मेष राशि, तो ये मेष लगन की कुंडली बनी। और यहाँ पर मंगल देव पहले भाव और 8वें भाव के स्वामी बने। लग्नेश होने से इस लगन में मंगल योग कारक ग्रह बने। इससे आगे आप दूसरा भाव देखिए। दूसरा भाव लगन के शत्रु मारक भाव है। लगन के शत्रुता निभाने के कारण यह यहाँ पर अष्टम टू अष्टम द्वादश थ्योरी अप्लाई करने पर आपने जाना कि यह मारक भाव है, और जो भी लग्न दूसरा भाव जो भी लग्न का शत्रु होगा वह मारक ग्रह होगा, मारक भाव कहलाएगा। इसके बाद बुधदेव जो है यहाँ पर तीसरे भाव और छठे भाव के स्वामित्व प्राप्त हुआ। ये दोनों ही अशुभ भाव बुधदेव को प्राप्त हुए हैं, जिस कारण से यह है, और लग्नेश के साथ इनकी शत्रुता है, जिस कारण से बुधदेव इस लगन कुंडली में मारक ग्रह बने। इसके बाद जो चौथा भाव है वह उसके स्वामी है चंद्रदेव और मंगलदेव में आपस में मित्रता है, और यह केंद्र भाव है। इस कारण से चंद्रदेव इस लगन कुंडली में योग कारक ग्रह बने। आगे पंचम भाव यानी कि त्रिकोण का भाव और लग्नेश के साथ मित्रता, इस कारण से पंचम भाव के स्वामी भी इस कुंडली में योग कारक ग्रह बने। आगे जो नवम भाव है जहाँ पर 9 नंबर लिखा है, मंगल देव ने इस कुंडली के अंदर 9 नंबर और 12 नंबर का भाव गुरुदेव को दिया है। एक भाव त्रिकोण में और एक त्रिक में मिलने से त्रिकोण और लग्नेश के साथ मित्रता होने से यह गुरु भी यहाँ पर योग कारक ग्रह की भूमिका में आए। इससे आगे 10 नंबर और 11 नंबर यानी कि शनिदेव के जो भाव है उसमें एक भाव केंद्र में और एक भाव त्रिसड़ाई में मिलने से और लग्नेश के साथ इनकी शत्रुता होने के कारण ये यहाँ पर सम की पोजीशन में आए और इन्हें सम की उपाधि यहाँ पर प्राप्त हुई। इस प्रकार मेष लगन के लिए जो योग कारक ग्रह हैं वह सूर्य, चंद्रमा, गुरु बने और साथ में मंगल देव खुद लग्नेश हैं। ये 4 ग्रह यहाँ पर योग कारक हैं। शुक्र और बुध यहाँ पर मारक ग्रह की भूमिका में है। शनि यहाँ पर सम है। तो जब भी इन योग कारक ग्रहों और मारक ग्रहों की दशा और अंतर्दशा चलेगी तो यह जातक को उस कंडीशन में प्रभावित करेंगे और उसी के हिसाब से इनका फल हमें विवेचित करना है। योग कारक, मारक और सम ये तो जान ही चुके हम कि अपनी दशा अंतर्दशा में जातक को शुभ फल देंगे अगर उनकी कुंडली में प्लेसमेंट सही है। अब यहाँ ये बात बहुत अच्छे से समझने की है कि योग कारक ग्रह कुंडली के अंदर जैसे योग कारक, मारक और सम ग्रह की भूमिका है, यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि मारक ग्रह तो यहाँ पर मारक की भूमिका में है ही है। मारक ग्रह तो यहाँ पर मारक की भूमिका में है ही है। वह तो मारक अपने अनुसार फल प्रदान करेगा ही जातक को। लेकिन योग कारक के संबंध में अगर योग कारक ग्रह की प्लेसमेंट भी कुंडली में गलत भाव के अंदर हो जाती है तो यहाँ योग कारक ग्रह भी मारक की भूमिका में आ जाएगा। यह हमें ध्यान रखना है। मारक हमेशा ही मारक होता है और समग्रह न्यूट्रल रहेगा। योग कारक का संबंध जब भी कुंडली में 6, 8, 12 भाव या नीच राशि से हो जाएगा तो योग कारक ग्रह भी मारक की इस पोजीशन में या में आ जाएगा और अशुभ फलों को देने में बढ़ोतरी करेगा। अब ये तो हम अच्छे से जान ही गए कि योग कारक और मारक की परिभाषा जब हम कुंडली पढ़ने में उसको आधार मानते हैं तो योग कारक जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा शुभ फलों में वृद्धि करेगा। मारक जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा अशुभ फलों में वृद्धि करेगा। अब इसी प्रकार एक बार हम सभी लग्नों के योग कारक, मारक और समग्रह के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। वैसे आप इसको चार्ट में देख ही रहे हैं। वृष लगन के अंदर जो योग कारक ग्रह हैं वह है शुक्रदेव, बुधदेव और शनिदेव। मारक ग्रह चंद्रमा, मंगल और गुरु है। सूर्यदेव यहाँ पर सम है।
मिथुन लगन के अंदर बुधदेव, शुक्रदेव, गुरुदेव और शनिदेव यहाँ पर योग कारक हैं। चंद्रदेव, मंगलदेव और सूर्यदेव यहाँ पर मारक हैं। कर्क लगन में चंद्रदेव, मंगलदेव और गुरुदेव योग कारक हैं। सूर्यदेव, बुधदेव और शनिदेव मारक हैं। शुक्रदेव सम हैं। सिंह लगन के लिए सूर्यदेव, बुधदेव, मंगलदेव और गुरुदेव कारक ग्रह हैं। शनिदेव और चंद्रदेव मारक हैं। शुक्रदेव यहाँ पर सम की पोजीशन में है। कन्या लगन में बुधदेव, शुक्रदेव, गुरुदेव और शनिदेव कारक ग्रह हैं। मंगलदेव, चंद्रदेव और सूर्यदेव यहाँ पर मारक हैं। तुला लगन के लिए शुक्रदेव, शनिदेव और बुधदेव योग कारक हैं। मंगलदेव, गुरुदेव और सूर्यदेव यहाँ पर मारक हैं। सूर्यदेव यहाँ पर मारक हैं और चंद्रदेव यहाँ पर सम की स्थिति में है। जो इससे अगला लगन है वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन के लिए मंगलदेव, गुरुदेव, चंद्रदेव और सूर्यदेव योग कारक हैं। शुक्रदेव और बुधदेव मारक हैं और शनिदेव यहाँ पर सम है। धनु लगन के लिए गुरुदेव, मंगलदेव, बुधदेव और सूर्यदेव योग कारक ग्रह हैं। शनिदेव, शुक्रदेव और चंद्रदेव यहाँ पर मारक की स्थिति में है। मकर लगन के लिए शनिदेव, शुक्रदेव और बुधदेव योग कारक हैं। गुरुदेव, चंद्रदेव और सूर्यदेव यहाँ पर मारक हैं। मंगलदेव यहाँ पर सम की स्थिति में है। कुंभ लगन के लिए शनिदेव, शुक्रदेव और बुधदेव योग कारक हैं। गुरुदेव, चंद्रदेव और सूर्यदेव मारक हैं और मंगलदेव यहाँ पर सम की स्थिति में है। मीन लगन में गुरुदेव, मंगलदेव, बुधदेव और चंद्रदेव योग कारक ग्रह हैं और शुक्रदेव, सूर्यदेव और शनिदेव यहाँ पर मारक ग्रह हैं। दोस्तों, यहाँ तक तो आपको स्थिति स्पष्ट हो ही गई है। अब हम इससे अगले स्टेप पर चलते हैं। दोस्तों, अब आप यहाँ पर देखिए, जैसे भाव कुंडली के अंदर हम त्रिक भाव यानी कि 6, 8, 12 भाव को अशुभ भाव मानते हैं, लेकिन अगर 6, 8, 12 भाव में 6, 8, 12 भाव के स्वामी उपस्थित हो जाएं और लग्ने साथ में बली हो, तो यह कंडीशन विपरीत राजयोग की कंडीशन कहलाती है और इस स्थिति में अशुभ भाव भी जातक को अपनी दशांतर दशा में शुभ फल देने के लिए बाध्य है। यह एक कंडीशन है, आप इसको चेक कर सकते हो। अब जो इससे अगला स्टेप है वह है कुंडली के अंदर विवेचन आप कर रहे हो, ग्रह से भाव की आपने गणना की, लेकिन जिस घटनाओं के बारे में आपने जाना वो घटनाएं कब होंगी, अब हम इसके ऊपर जानकारी लेते हैं। दोस्तों, हम जब कुंडली को पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें मालूम है कि कोई भी ग्रह अपना शुभ या अशुभ फल हमें अपनी दशा अंतर दशा में देता है। ग्रह से हमें पता लगा कि यह ग्रह इस भाव में होने के कारण और इन भाव ग्रहों से संबंध बनाने के कारण जातक के जीवन में यह घटना घटित होगी या जीवन ऐसा होगा, पता चला। लेकिन यह सब कब होगा? वह तभी होगा जब उस ग्रह की दशा या समय आएगा। तो हमारे ग्रहों को ऋषियों ने अलग अलग समय अवधि प्रदान की, जिसे हम दशा कहते हैं। दोस्तों, जन्म नक्षत्र के अनुसार जातक की दशा शुरू होती है और एक निश्चित क्रम से आगे चलती है, और यह क्रम है, जैसे केतु देव की जो समय अवधि है वह 7 साल की है। केतु के बाद शुक्र देव की महादशा स्टार्ट होगी, उसका जो क्रम है या जो उसका समय है वह 20 वर्ष का है। इसके बाद सूर्य देव की दशा शुरू होगी, उनका समय चक्र 6 साल का है। सूर्य देव के बाद चंद्र देव की दशा स्टार्ट होगी, चंद्र देव का जो समय अवधि है वह 10 साल है। इसके बाद मंगल देव 7 साल, राहु देव 18 साल, गुरुदेव 16 साल, शनिदेव 19 साल, व बुध देव 17 साल की समय अवधि है। और क्रम भी इनका ऐसे ही है, सबसे पहले केतु, फिर शुक्र, फिर सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर मंगल, फिर राहु, फिर गुरु, फिर शनि, फिर बुध। अब लेकिन यहाँ पर देखना यह है कि यह जो समय चक्र है वह तो हमेशा एक सा ही प्रवाह होगा, यानी कि 7 साल, 10 साल या 20 साल। तो क्या पूरी अवधि में
जातक को एक ही प्रकार के फल शुभ या अशुभ प्राप्त होंगे? नहीं। इसके लिए हमारे ऋषियों ने इन दशा चक्र को या जो समय अवधि है उसको और सूक्ष्मता से आगे विवेचन करने के लिए, घटनाओं को बताने के लिए इस समय अवधि को 5 हिस्सों में विभाजित कर और सूक्ष्म किया। यानी कि सबसे पहला जो पीरियड है वह महादशा, जो अपनी 7 साल, 20 साल, 6 साल, 10 साल कोई भी हो सकती है। फिर महादशा को आगे अंतरदशा, अंतरदशा से आगे प्रत्यंतर दशा, फिर सूक्ष्म दशा व प्राण दशा। अब यहाँ पर महादशा पूरी अवधि के लिए है, अंतरदशा कुछ साल के लिए है, प्रत्यंतर दशा कुछ महीने के लिए, सूक्ष्म दशा महीने और कुछ दिन के लिए है, और प्राण दशा केवल दिन के लिए है, जो उसको घटनाओं को इंगित करती है। और इस घटनाक्रम को इस दशा चक्र के माध्यम से समझा और जाना जाता है कि जातक के जीवन में कब घटनाओं का क्रम घटित होगा, वो शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा। अब इससे आगे हम ग्रह की एक और अवस्था को जानते हैं, जिसे हम वक्री ग्रह कहते हैं। जब भी कोई ग्रह कुंडली में वक्री हो तो उसकी ताकत 3 गुना बढ़ जाती है। यहां पर आप यह ध्यान रखिएगा कि सूर्य चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते हैं, राहु केतु कभी मार्गी नहीं होते हैं, केवल मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि ही वक्री और मार्गी होते हैं। दोस्तों, यहाँ तक तो हमने जितने भी चर्चा करी वह जातक के जन्म समय के अनुसार जो हमारी कुंडली, जन्म कुंडली बनती है और उसमें जो ग्रह जन्म के समय लिख दिए जाते हैं या उपस्थित होते हैं, उनके अनुसार गणना कर और किसी भी जातक के बारे में विवेचन करने की। लेकिन ग्रह फिक्स है ऐसा तो नहीं है, ग्रह तो चलायमान है। जन्म समय के अनुसार उस वक्त जो ग्रहों की आसमान में स्थिति थी उसके अनुसार हम कथन कहते हैं, लेकिन ग्रह तो चलायमान है, वह हमेशा चलते रहते हैं। तो आज जब हम कथन कर रहे हैं या किसी जातक के बारे में घटनाओं को विवेचन करना चाह रहे हैं, तो हम जो ग्रहों की आज की स्थिति है उसको भी कंसीडर करेंगे, यानी कि वह स्थिति जिसे हम गोचर कहते हैं। ग्रह आसमान में चलता जा रहा है और उसकी स्थितियां बदलती जा रही हैं। उस प्रकार जन्म कुंडली, जन्म के समय ग्रहों की स्थिति अभी तक जो हमने चर्चा करी वह करी जन्म के समय कुंडली के अंदर जो ग्रहों की स्थिति थी। अब इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, क्योंकि ग्रह चलायमान है तो गोचर के विषय में जानते हैं। दोस्तों, जन्म कुंडली जन्म के समय ग्रहों की स्थिति का मानचित्र है जो जीवन भर जातक का सुख दर्शाता है। लेकिन ग्रह तो चलायमान है, वह तो अपनी गति अनुसार चलते रहते हैं और गोचर में चलते हुए जातक की कुंडली में स्थित ग्रहों से या कुंडली के भावों से अलग अलग संबंध बनाते रहते हैं। यहाँ पर विशेषतः यह स्मरण रखना चाहिए कि जातक कुंडली में यदि जन्म कुंडली में ग्रह जैसा होगा, अगर योग कारक है तो गोचर में फल भी अच्छा, और अगर मारक है तो गोचर ग्रह का फल भी खराब मिलता है, चाहे वह गोचर में शुभ क्यों ना हो। दोस्तों, हमारे जन्म पत्रिका में जन्म लगन अनुसार क्रम से ग्रह जैसे अलग अलग भाव या राशि में होते हैं, उसी प्रकार गोचर में जो ग्रह जिस राशि में हो उन्हें वैसे ही अपनी पत्रिका में उसी राशि में समझना चाहिए, और जिस जिस भाव में जो ग्रह आए उसी भाव से संबंधित फल को कहना चाहिए। अब हमारे ऋषियों ने हमें चंद्रमा से गोचर देखना बताया। चंद्रमा से जो शुभ गोचर फल है वह सूर्यदेव तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में, मंगलदेव तीसरे, छठे, 11वें भाव में, बुधदेव दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 9वें, 11वें भाव में, गुरुदेव दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें भाव में, शुक्रदेव पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 8वें, 9वें, 11वें और 12वें भाव में, शनिदेव तीसरे, छठे, 11वें भाव में, राहुदेव तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में, और ऐसे ही केतु को चंद्रमा से जब भी ये इन भावों में होंगे तो इनका गोचर फल शुभदायी होगा। और चंद्रमा के विषय में, चंद्रदेव कृष्ण पक्ष में
पहला भाव, दूसरा भाव, छठा भाव, सातवां भाव और 10वां 11वां भाव, और शुक्ल पक्ष में दूसरा, 5वां, 9वां भाव बाकी स्थान पर अशुभ समझना चाहिए। इसको हम लगन से भी इसी प्रकार देखते हैं। तो दोस्तों, आज हमने ज्योतिष में कुंडली देखने के लिए हमें या विवेचन करने के लिए किन किन स्टेप्स को फॉलो करना होता है उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। दोस्तों, इस एपिसोड में हमने अभी तक हमें पत्रिका के अंदर, जातक की जन्म पत्रिका में क्या क्या देखना चाहिए, भाव को कैसे समझना चाहिए, वो भाव जीवन के किस विषय के बारे में बताते हैं, वे क्या क्या है, उसकी उच्च नीच राशियाँ, मित्रता, शत्रुता, योग कारक ग्रह, मारक ग्रह, लगभग सभी स्टेप के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब कुंडली का विवेचन करने के लिए इन सभी स्टेप्स को आपस में एक दूसरे से मिलाते हुए जातक के बारे में हमें गणना करनी चाहिए और किसी भी घटना को कहना चाहिए। अब जब भी हम कुंडली देखना शुरू करेंगे तो कुंडली देखने के लिए कुछ नियम भी हैं। जैसे कुंडली देखने के नियम में सर्वप्रथम हमें ग्रह का पीएसी देखना चाहिए, यानी कि पी से पोजीशन, ए से एस्पेक्ट और सी से कंजक्शन। पोजीशन, ग्रह कहाँ स्थित है कुंडली में, और ग्रह कौन से ग्रह को देख रहा है, वह शुभ या अशुभ कैसा दृष्ट है। कंजक्शन यानी कि ग्रह की युति ग्रहों के साथ कौन बैठा हुआ है और वह किसके साथ संबंध बनाए हुए हैं। इससे आगे हमें भावेश कारक की शुभता के बारे में जानना चाहिए। किस भाव का फल देखना है, वह भाव, उसमें उपस्थित राशि का स्वामी, वह भावेश, जिस विषय से संबंधित आप देखना चाह रहे हैं उसका कारक, जो देखना चाहते हैं उसका कारक, यानी कि भाव, भावेश और कारक। दोस्तों, अभी तक इस पूरे एपिसोड में हमने काफ़ी स्टेप्स के ऊपर चर्चा करी, यानी कि कुंडली के भाव से लेकर ग्रह, राशि और उनके प्रकार के ऊपर चर्चा करी। अब हमें कुंडली देखने के लिए और घटनाओं का आकलन करने के लिए इन सभी स्टेप्स को आपस में जोड़कर भाव को पढ़ने का शुरुआत करनी है, यानी कि कुंडली का विवेचन करना है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमने अभी तक जितने भी स्टेप्स के बारे में जाना, यह है जातक की कुंडली देखने के लिए अति आवश्यक है, और ये ज्योतिष का एक प्रारंभिक ज्ञान है जिसको आप 1-2 बार देखकर अगर समझने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे आप कुंडली का विवेचन करना शुरू कर पाएंगे। यहाँ पर जितने भी स्टेप्स भाव, कुंडली, ग्रह, राशि और उनके गुण धर्म से संबंधित आपको बताए गए हैं, इन सभी स्टेप्स का आपस में एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हुए आप गणना करने की कोशिश करेंगे तो जल्दी ही आप विवेचन शुरू कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम कुंडली देखने के बारे में बात करते हैं कि जब हम किसी भाव की गणना करें या जातक के बारे में जानना चाहें तो हमें क्या देखना चाहिए। दोस्तों, कुंडली देखने का जो नियम है उसमें सर्वप्रथम ग्रह का पीएसी देखना है, यानी कि पी से पोजीशन, ग्रह कहाँ स्थित है, ए से एस्पेक्ट, ग्रह को कौन से ग्रह देख रहे हैं, शुभ है या अशुभ है, और जो सी है वह कंजक्शन, यानी कि ग्रह की युति, ग्रहों के साथ कौन सा ग्रह बैठा है। इन तीनों चीजों को आपको ध्यान से देखना है। अब आगे हम भाव, भावेश और कारक की शुभता की जांच करेंगे। किस भाव का फल देखना है, यानी कि कौन सा भाव है। अब आगे हम भाव, भावेश, कारक की शुभता की जांच करेंगे, यानी कि किस भाव का फल देखना है, वह भाव हुआ, उसमें उपस्थित राशि का स्वामी वह भावेश हुआ, और विषय संबंधित कारक कैसा है, यानी कि वो कारक हुआ, जो देखना चाहते हैं उसका कारक। इन तीनों चीजों को आपस में संबंध स्थापित करते हुए जब आप कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे आप फल कहने में निपुणता हासिल करते जाएंगे। आज जो विषय आपने अभी तक जाना है उसमें ग्रह, राशि, कुंडली, भाव
और साथ में कुंडली को देखने का एक आसान तरीका उसके ऊपर चर्चा करी। अब इससे जो अगला एपिसोड है, आप यह समझिए कि आज का ये जो एपिसोड है, अगर आप इस पूरे एपिसोड को 1-2 बार देख लेते हैं, यानी कि लगभग 1 घंटे का ये एपिसोड तो देख लेते हैं, तो यह मानकर चलिएगा कि आप कुंडली को पढ़ने में निपुणता हासिल करने की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। और साथ ही अगर इस विषय को आप 1-2 बार देख लें, सुन लें या अपनी कॉपी में नोट कर लें, तो निश्चित ही आप अपनी पत्रिका या अपने किसी मित्र की या कोई भी पत्रिका को आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों, आज क्या जो एपिसोड है उसमें हमने ज्योतिष के प्रारंभिक ज्ञान यानी बेसिक के ऊपर बात करी। अब इससे आगे के एपिसोड में हम भावों के अंदर अलग अलग लगन में जब ग्रह उपस्थित होते हैं तो वह ग्रह कैसा फल देंगे या क्या फल देते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और प्रत्येक लगन के 12 भावों के अंदर सभी ग्रह की क्या स्थिति रहने वाली है या वो क्या फल देते हैं, हम उसके ऊपर जानकारी प्राप्त करेंगे। इसलिए आप ध्यान से इस विषय को देखते रहिए और आगे सीखने की कोशिश करते रहिए। धन्यवाद।